नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं नीरज। हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसको चार्ट के जरिए समझते हैं और अगले हफ्ते क्या हो सकता है वो चार्ट रीडिंग के थ्रू समझते हैं। लास्ट वीक काफी इंटरेस्टिंग था मार्केट के लिए। 25,000 के ऊपर जाके निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। तो तरह तरह की चीजें निकल के आ रही है कि क्या अब न्यू हाई की तरफ बढ़ेगा या कहाँ पे उस पर रेजिस्टेंस आएगा, रुक जाएगा। डॉलर में क्या हुआ, रुपी में क्या हुआ, सिल्वर में क्या हुआ, इन सबको हम समझेंगे चार्ट के जरिए। और हमेशा की तरह सरवेन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरवेन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरवेन जी, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट रहा लास्ट वीक क्योंकि सारे जी एसेट क्लास में तेजी का माहौल था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट सबके बन गए होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने वायदा किया कि 5-6 चार्ट के जरिए मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है कहानी। तो चार्ट से शुरुआत की जाए। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लेते हैं, उसी के थ्रू आप कहानी में सुनाइए। ये है जी हमारा निफ्टी का चार्ट। ये रहा आपके सामने निफ्टी जी 50, है ना। अब निफ्टी 50 में हमने देखा कि 25,000 के ऊपर कामयाबी उसको मिल गई। जी अब क्या कह रहा है कहानी ये? नीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जो ये पॉडकास्ट देखेंगे। देखिए, थॉट हमने जब हमने और आपने ये स्टार्ट किया, कोशिश यही है कि कंटिन्यूटी में कैसे सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे टाइम रोज रोज व्यू चेंज करते रहें और अंदर बाहर होते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ट को एक कंटिन्यूटी में कैसे देखना है, कैसे एक थॉट प्रोसेस को एक विदाउट बीइंग टू मच, जिसको बोलते हैं चॉपीनेस इन द व्यू, और आप एक कैसे एक 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 नॉर्मल, एक अच्छा व्यू आप कैसे लेके कंटिन्यूटी में चल सकते हैं, उसकी हम यहाँ कोशिश करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में देखिए, चार्ट्स हम कोशिश करते हैं कि हम सेम उन्हीं चार्ट्स के जो मेन पैरामीटर्स हम देख रहे हैं उन्हीं को दिखाते रहे, दर्शाते रहे और बताते रहे कि कैसे कैसे उस पर बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जहां से हमने इसको स्टार्ट किया, पहली बार जहां हमने 24,300 लॉन्ग टर्म मार्कर्स जो रेड वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है रेड मार्कर, जो लॉन्ग टर्म एवरेज पे जो हमने पहली बार बोला कि भाई एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, उसी दिन हमने रेंज भी डिफाइन कर ली। तो रेंज एग्जैक्टली देखिए, साइकोलॉजिकल मार्क 25,000 है, नो डाउट, बट ये रेंज जो है ये बनी थी 25,100 से, क्योंकि कई बार बाजार 25,50, 25,80, 25,130, 25,110 ऐसे इन लेवल्स पे कई बार जाके अटका था। तो जो रेंज डिफाइन हुई थी उस दिन वो थी 24,300 से लेके तकरीबन 25,100 तक। तो मेरे लिए आज सब लोग ये जरूर चर्चा कर रहे हैं कि 25,000 के ऊपर बंद आया, फाइन, एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर बंद आया, बट मैं जो मार्कर्स देख रहा हूँ वो 25,100, 25,150 वाले मार्कर्स देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं एरियाज में आप देखेंगे वो जो छोटे रेड एरोज बने हुए हैं वो उन्हीं एरियाज को कहीं दर्शाते हैं। जो नीचे वाले 3 रेड एरोज है, ऊपर के जो 2 रेड एरोज हैं ऑरेंज लाइन पे, उनकी हम अभी आगे बात करते हैं। तो उन दायरों में अगर आप देखेंगे तो बाजार उन्हीं दायरों में चल रहा है। मैंने उसको एक पर्पल लाइन से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। 2 पर्पल लाइन आपको जो दिख रही है ग्रीन और रेड एरोज के बीच में, मेरे हिसाब से तकरीबन यही रेंज मोटा मोटा रहेगा। अब 25,100, 25,150 के ऊपर आप इंट्राडे में 40-50 पॉइंट विपसॉ कर दें, ठीक है, बट मेरे लेवल्स हमेशा क्लोजिंग बेसिस रहते हैं। मैं सारे दर्शकों को, जो हमारे आपके रेगुलर दर्शक हैं, उनको ये बोलता हूं कि बाजार को हमेशा डेली क्लोजिंग बेसिस से एटलीस्ट देखिए, क्योंकि इंट्राडे में वॉलिटिलिटी में आप उसको देखेंगे तो बहुत बार आपका मन मचलाएगा और जैसे मैंने बोला ना कि व्यू की कंटिन्यूटी छूटती जाएगी। लेकिन जब आप क्लोजिंग बेसिस देखते हैं तो आप एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस में रहते हैं, किसी भी विपसॉ से आप बच जाते हैं, किसी भी चॉपीनेस वॉलिटिलिटी से आप बच जाते हैं। अगर आप डेली क्लोजिंग को देखते हैं तो बहुत सारा फिल्टर, आपका नॉइज फिल्टर हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, बाजार की जो इंट्राडे नॉइज है वो डेली क्लोजिंग में फिल्टर आउट हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि डेली क्लोज बहुत ज्यादा 25,100 के ऊपर ये बाजार अभी कर पाएगा। बट जैसे मैंने बोला, रेंज ये वेल डिफाइंड है। बुल्स ने भी फाइट बैक किया है। तो लास्ट हफ्ते तक हम बोल रहे थे कि 65-70, तकरीबन हम कहते 65-35, 70-30, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप इंडेक्स देख रहे थे, मार्केट बेयर्स के फेवर में था। बुल्स फाइट बैक करके लाए हैं। मुझे लगता है गेम अब 50-50 पे लाके कहीं छोड़ा है, या स्लाइटली अभी भी मुझे लगता है कि 55-35 स्टिल इन फेवर ऑफ बेयर्स, बिकॉज ये रेंज अभी तक टूटी नहीं है। तो 25,100 के बाद आई थिंक बुल्स का पल्ला क्लोजिंग अगर उसके ऊपर आएगा तो बुल्स का पल्ला भारी होना शुरू होगा। तब तक मुझे लगता है कि बेयर्स स्लाइटली एट एडवांटेज, नॉट अभी लास्ट हफ्ते जैसा नहीं, बट स्लाइटली एट एडवांटेज। और मेंटली हम ओपन हैं, जब भी रेंज के नीचे एंड से ऊपर तक आता है तो वी आर ओपन। मेंटली हम ओपन थे कि भाई 25,100 तक खुला है, आ सकता है। अब आई दायरा बात ऊपर ऑरेंज लाइन की, जहां पे आपकी लाइन पीछे से आ रही है। चार्ट तो छोटा है बट इसमें लाइन पीछे के 26,300 वाले हाई से लाइन जो आ रही है, अगला टकराव आपका, अगला जो फाइट बैक होगा, अगला टकराव जो बुल्स बेयर्स का होगा, वो इस लाइन के जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तो ऑरेंज वाली लाइन वो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो आई थिंक 25,450 के आसपास है, 25,450 के आसपास होगी।
तो आई थिंक मेजर फाइट लाइन ऑफ कंट्रोल की तो फाइट यहां होगी 25,400 के आसपास। फिलहाल आई थिंक अगला हफ्ता मंडे और ट्यूसडे आपका 25,100 25,150 बहुत क्रिटिकल है। उसके ऊपर जब तक बंद नहीं आता, मुझे अभी भी लगता है कि 55-35 इन फेवर ऑफ द बेयर मार्केट अभी प्लेस्ड है जी। एक चीज बताइए सरवेन जी, जो दो एरो दिख रहे हैं लास्ट वाले दो रेड एरो, क्या इसको ये माना जाए कि डबल टॉप वहां पे बन रहा है, मतलब इंटरमीडिएरी, इसको तोड़ने की संभावना ज्यादा दिख रही है और एलओसी तक तो आराम से चला जाएगा ये? देखिए मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा कि अभी उतना शार्प बैठा है इसमें, क्योंकि कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। लास्ट दोनों कैंडल बड़े छोटे छोटे बने थे, तो कैंडल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी और हाइस से बाजार खुल के हाइस से नीचे ही बंद हो रहा है। देखिए इस चीज को, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इस चीज को मापदंड इसमें आपको ऐसे देखना है कि बाजार खुला कहां और बंद कहां हुआ। तो बाजार खुल के जहां खुलता है उससे वहां से सेलिंग आ जाती है, तो इंट्राडे हाइस से बार बार थोड़ा सा सेल ऑफ आके बाजार बंद हो रहा है। फास्ट एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट यूजुअली अपने हाइस की तरफ बार बार बंद होता है, लो पे खुलता है, हाई पे बंद होता है। बट ये सारी कैंडल्स कुछ खास बनी नहीं है कि जहां पे कोई आपने इंट्राडे में कोई मूव ट्रैवल किया हो, तो बस जहां खुले उसके आसपास बंद हो गए, या उससे थोड़ा नीचे बंद हो गए, या उससे थोड़ा ऊपर बंद हो गए। तो ये जो स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप ऑफ जो कैंडल्स बनते हैं, जिनमें ये नहीं डिसाइड होता कि जीता कौन आज की डेट में, तो मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे के कैंडल में ये क्लियर कट हुआ है कि कोई जीता है कि नहीं जीता है। क्योंकि बड़ा सा एक मैं बोलूँ ना, एक वही स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है, जहां पे हम बोलते हैं कि बेयर्स और बुल्स का पलड़ा भारी समांतर था, बराबरी पे थे। तो ये मैंने कहा ये लड़ाई जो डिसाइड होगी 25,100 25,150 के बंद से, वहां से मैं खुद मानता हूं कि बुल्स का पलड़ा भारी होगा, और उसके बाद ही मैं सोचूंगा 25,400 और 25,500। देखिए इंग्लिश की कहावत है ना कि भाई वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच देयर, मतलब वो पहले से आप पुल का सोचेंगे, ये पुल बना नहीं है तब तक आप सोचेंगे ये पुल बन जाएगा, तो विल क्रॉस इट, विल क्रॉस व्हेन वी रीच द रिवर, विल क्रॉस द ब्रिज। वो मुझे लगता है 25,100 25,150 पे आंकड़ा है। तब तक मैं सोच ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वो सोचूंगा तो मैं यहाँ पे शायद, जैसे मैंने बोला दो पॉडकास्ट पहले, कि रेंज के अपर एंड पे बेचे, लोअर एंड पे लें, फिलहाल यही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं वो सोचूंगा तो मैं यहाँ बेच नहीं पाऊंगा। अगर मेरा बेचने का ध्यान है तो मैंने वही बोला कि मंडे को डिसाइड करेंगे, मंडे इंट्राडे की वीकनेस या स्ट्रेंथ देख के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ आइडियली निफ्टी इस रेंज में बेचना बनता है, लेना नहीं बनता है। ओके, ये पहली बार मुझे बहुत प्यारा चार्ट दिख रहा है, मतलब प्यारा हम जैसे चार्टिकली इलिटरेट लोगों के लिए बहुत क्लियर दिख रहा है कि ऊपर नीचे और नीचे के दोनों आप देखिए, दोनों ग्रीन और रेड। ये 20 साल की मेहनत के बाद हम इतना सिंपल चार्ट बना पाते हैं। कल को कोई सोचे इस तरह से, नहीं सोच पाएगा। ये 20 साल की, तो ये मैंने क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि कोई बनाने जाएगा उसको निकल गया तो ठीक है, नहीं तो सोमवार का दिन इस चार्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोमवार को डिसाइड होगा कि ब्रेकआउट होगा या वहीं से लौट आएगा जहां वो बार बार पाला छू के लौटता है। तो निफ्टी का चार्ट बहुत दिलचस्प है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी और भी चार्ट हैं जो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग है। अगला चार्ट है सरवेन जी, ये निफ्टी 500 का दिख रहा है आपको? इसमें भी बिल्कुल वैसा ही चार्ट बना हुआ है, दो रेड दो ग्रीन पैरेलल लाइन। आप बताइए निफ्टी 500। जी देखिए, मैं दर्शकों के लिए यही दिखाना चाह रहा था कि जब आप देखना शुरू करेंगे तो इवन दो ये सारे अलग अलग प्लेसमेंट्स पे हैं, अपने अलग अलग जोन, अपने अलग अलग रिट्रेसमेंट लेवल्स पे हैं, और ये दोनों अलग इंडेक्स भी हैं, क्योंकि एक में 50 स्टॉक हैं और एक में 500 स्टॉक हैं। और अगर आप मुझे पूछिए हार्ट ऑफ हार्ट, तो मैं हमेशा व्यू निफ्टी 500 से ही उठाता हूं। बड़ी तेजी मंदी का व्यू आपको जब निफ्टी के जो 500 स्टॉक हैं, जो आई थिंक निफ्टी 500 विल बी कैरिंग एटलीस्ट इंडिया का 90-95% मार्केट कैप निफ्टी 500 में है, ठीक है। तो मैं वही देखूं ना जहां मुझे सब कुछ दिख रहा है। निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा कम मार्केट कैप होगा कंपेयर टू निफ्टी, इज ऑल्सो आई थिंक 80-85 होगा, बट 90-95% मार्केट कैप इंडिया का निफ्टी 500 में है। 500 स्टॉक लेने से फायदा क्या हो जाता है कि आपका एवरेज भी बहुत अच्छा स्प्रेड आउट हो जाता है। उस एवरेज में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें स्टॉक्स ज्यादा हैं। उस एवरेज में आप एक कोई स्टॉक चला घटा के, निफ्टी में देखिए 4-5 हैवी वेट को ऊपर नीचे करके आप निफ्टी का कलर चेंज कर सकते हैं, बट निफ्टी 500 में उस कलर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उस रुझान को चेंज करना मुश्किल है। और दोनों चार्ट एक तरह से समानांतर दिखाने का कारण यही है कि आप देखिए, ऐसे तो देखने में दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग रिट्रेसमेंट पे हैं, लेकिन पैटर्न एब्सोल्युटली सेम है। वो दोनों पर्पल लाइन एकदम बढ़िया सेम बन रही है, वो रेंज एकदम बढ़िया सेम बन रही है। इनफैक्ट निफ्टी 500 ने तो अपना 200 दिन का एवरेज भी किस किया था, जो कि ऑलमोस्ट किस किया था, जो निफ्टी ने नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि
अलग अलग होते हुए भी दोनों समांतर हैं और कहीं जुड़वा भाई लग रहे हैं। और अभी एक चार्ट और इसके बाद जो आएगा वो भी जुड़वा भाई लगेगा, जबकि वो इंडेक्स बिल्कुल ही अलग जगह पे, अपनी लाइफ साइकिल में वो इंडेक्स अपने बिल्कुल अलग जगह पे है, लेकिन रेंज एकदम सेम बना रहा है। तो ये कर देने से क्या होता है, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस अपने व्यू या ट्रेड की तरफ बढ़ जाता है। और इसको देख के फिर मैं दोबारा इसको रिएटरेट कर सकता हूं कि मंडे ट्यूसडे अगर बाजार अटका तो बेचने का है, लेने का नहीं है। सब लोग ब्रेकआउट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता ब्रेकआउट होगा। ओके, तो मंडे, ये मतलब इसका भी बिल्कुल सेम पैटर्न है चार्ट का, तो मंडे जी इसके लिए भी बहुत क्रूशियल है। आपने तीसरे चार्ट का जिक्र कर दिया, भैया तीसरा भी ले आते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, जी और ये है जी निफ्टी आईटी का। जी इन्फोसिस ने बायबैक ऐलान किया, और वो जी बायबैक 18,000 करोड़ का था, जो कि 19% प्रीमियम पे आया। स्टॉक में थोड़ी रौनक दिखी और उसके चक्कर में आईटी स्टॉक्स में बाइंग दिखी, लेकिन इसका भी चार्ट लगभग वैसा ही दिख रहा है यार, दोनों पर्पल लाइन पैरेलल चल रही है इसमें। जी, बिल्कुल। वही मैंने बोला, देखिए लाइफ साइकिल में ये अपने 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं है। जबकि हम कहें कि निफ्टी कहीं 52 वीक हाई के पास में ही है ना, 4-5 साढ़े 4-5%। निफ्टी 500 भी अपने ऑल टाइम हाई के वही 5-6% के रेंज में है। बट ये तो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहा है, 10-12-15% नीचे चल रहा है। उसके बावजूद भी शॉर्ट टर्म में वही पैटर्न बन रहा है। ये सारे जो पर्पल लाइन के पैटर्न है, ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स हैं। इनको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पैटर्न से आप मिक्स ना करें। बट आप देखें कि शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली तीनों सेटअप्स, और ये तो खाली हमारे पास टाइम के अभाव रहता है, तो मैंने आपको 3 चार्ट दिखाए। मैं आपको ऐसे और कम से कम 4-5 इंडाइसेस देखिए। निफ्टी में एक्सचेंज एटलीस्ट आई थिंक नाउ इट इज 70 से 80 इंडाइसेस रिपोर्ट कर रहा है। निफ्टी एनएसई एनएसई में ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा इंडाइसेस हैं। हमारा काम बढ़ गया है। बट मैं कहता हूं उसमें 20 एटलीस्ट 20 to 25 यूनिक फ्लेवर्स हैं। उन यूनिक फ्लेवर्स में मैंने जब अपना रन किया था डेटा, तो मुझे एटलीस्ट 9 या 10 चार्ट में ये क्लियर कट ये फ्लेवर दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में सब एक दूसरे के जुड़वा भाई जैसे ही चल रहे हैं। इवन दो मीडियम और लॉन्ग टर्म में इनका प्लेसमेंट अलग 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 है, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट निफ्टी के 20 फ्लेवर्स में, एनएससी के 20 फ्लेवर में मुझे 9 से 10 फ्लेवर एक जैसे ही लग रहे हैं। तो अगर 50 फ्लेवर एक चीज दिखा रहा है एक जैसा, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा क्रूशल पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही बड़ा मीनिंगफुल होगा। इसलिए अगले 15-20 दिन, महीना भर आपको इनको फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। क्या क्या आईटी चार्ट में ये ऐसा हो सकता है, अब दोनों चार्टों से अलहदा, क्योंकि जी इसमें जो पीली वाली लाइन है, जो एक रेड एरो काफी ऊपर दिख रहा है जी लास्ट मतलब से, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये ऊपर वाली पीली लाइन को टच करने की कोशिश करे। देखिए, नो डाउट ये काफी ओवरसोल्ड था, वहां से बाउंस अच्छा आया। ये नो डाउट सारे इंडाइसेस में काफी वीक इंडाइसेस में ये है। कारण यही है कि बिल्कुल भी इसमें पुलबैक्स आए ही नहीं है। ऑल टाइम हाई की तरफ जरा भी पुलबैक नहीं आया है। हमेशा 50% से फेलियर आ जा रहे हैं इसमें। तो ये इंडेक्स डेफिनेटली सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो बड़ा पुलबैक नहीं कर पाया जो मे बी आपके बाकी इंडाइसेस ने कर दिया, या निफ्टी ऑटो जैसा इंडाइस जो हमने डिस्कस भी किया था कि भाई उनमें तेजी बाकी है, उसने तो नया हाई भी ऑलमोस्ट रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप में ये एक वीक कैटेगरी है फिलहाल निफ्टी इंडेक्स में। एनएसई में ये एक वीक सेक्टर है करंटली, जो दर्शा रहा है अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे भी चल रहा है, अपने 50 दिन के एवरेज के आसपास चल रहा है। तो ये इसमें वीकनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यस, थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो ऑरेंज लाइन की तरफ पुल बैक कर सकता है, ना नहीं बोलता हूं मैं। ऑरेंज लाइन की तरफ थोड़ा पुल बैक कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी मुझे अगर वापस से रखनी है तो मैं अभी भी आई थिंक मुझे ये सबसे वीकेस्ट इंडेक्स लगता है। तो मुझे लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी अभी भी 60-40 इन फेवर ऑफ बेयर्स ही है। बुल्स का पलड़ा अभी भी यहाँ वीक है इस इंडेक्स में। तो इसमें भी बुल्स का पलड़ा वीक है, और अभी मात्र 25 दिन बाद आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स, मतलब पूरा रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, आईटी से शुरुआत हो जाती है, तो 25 दिन में ट्रेडिंग डे तो और भी कम होंगे, तो उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन इसके लिए भी अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सरवेन जी, अगले 3 चार्ट है मेरे पास, गोल्ड है, सिल्वर है, यूएस डॉलर है, कौन सा पहले देखेंगे आप? देखिए, आपके ऊपर, ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। आप दर्शकों को, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके सारे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गोल्ड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सोना न्यू हाई पे रहा लेकिन फ्लैट रहा। ये जो गोल्ड का जी चार्ट आप देख रहे हैं, एक पिछले एक हफ्ते में, मतलब इसने न्यू हाई तो रोज लगा रहा, तो $2 भी चलेगा तो न्यू हाई बनी जाता है। जी बट वो चार्ट आप कह रहे हैं कि वीकली हिसाब से फ्लैट रहा, तो गोल्ड की क्या कहानी है?
देखिए, गोल्ड की कहानी ये है कि भाई बहुत बढ़िया शानदार ब्रेकआउट कर लिया और खड़ा है 3500 और 3450 3500। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए सपोर्ट जोन्स बन जाते हैं। और अ, ये प्रेशियस मेटल्स में लीड कर रहा है, अपने सारे पैक को, मतलब बड़ा भाई है तो ये लीड कर रहा है। और हमने गए हफ्ते, अगर आपको याद हो तो आपने बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो सिल्वर जो कि लैग कर रहा था गोल्ड को, तो यहां पे आप देखिए कि गोल्ड लास्ट 4-5 दिन से, जैसे आपने बोला, इंट्राडे में हाईस तो रख ले रहा है, बट क्लोजिंग बड़ी फ्लैट है। लास्ट 4-5 दिन में आप देखें तो 3640 के आसपास ही रहा है, एक आध $2 ऊपर नीचे। तो ये 5 दिन का इसका जो हम बोलेंगे जोन थोड़ा फ्लैटिश सा है। बट यस, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, ऑल टाइम जिसको बोलते हैं ना, एटीएच ब्लू स्काई टेरिटरी में है। तो आगे चलते में ये भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। बट छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, जैसे 4-5 दिन से फ्लैट है, और एक छोटा करेक्शन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 3570 3550 की तरफ एक छोटा करेक्शन पॉसिबली पेंडिंग होगा शॉर्ट टर्म में। बट मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में तो क्लियर कट इसमें हम बुलिश ही रहे हैं लास्ट 3 साल से, और आज भी बुलिश ही हैं। लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड में भी बहुत सारा जगह बाकी है। खाली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें लगा था कि 4-5 महीने नहीं चलेगा, तो बीच में नहीं चला, एक जोन में रहा, 3450 से लेके 3100-3200 की रेंज में रहा, 4 महीने वहां पे गुजारे। वो 4 महीने गुजारने के बाद ये ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली आई थिंक एटलीस्ट 2-3-4 महीने और यहाँ पे रुझान पॉजिटिव रहेगा, जब तक 3450 के नीचे नहीं जाता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी गोल्ड की इंटैक्ट है, चल रही है और चलेगी। जी, दिसंबर का जो डिलीवरी का प्राइस है गोल्ड का इंटरनेशनली, वो है जी 3685। तो कहानी तो गोल्ड की बुलिश है, नो डाउट कि चूंकि इतनी तेज चल रहा है। अब ये आखिरी के कैंडल्स देखिए, एकदम मतलब 90 तो नहीं, कितना 110 120 डिग्री पे, या इधर से देखें तो 80 डिग्री पे खड़ा हुआ है चार्ट ये। तो खैर इंटरेस्टिंग। लेकिन चांदी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि सिल्वर पर नजर रखनी चाहिए। देखिए सिल्वर में क्या हुआ कि चांदी का एक रेशियो होता है गोल्ड और सिल्वर का, 2% का जो होता है, वो लोग मानते हैं कि जब बुलिश ट्रेंड में होता है तो 2% ऑफ द गोल्ड होना चाहिए सिल्वर को। 3% गया तो एक्सुबरेंस हो जाता है, फिर वहां से कोलैप्स हो जाता है। तो अभी भी तो 2% से बहुत ही नीचे है। अभी कितना 132-32 हजार के आसपास सिल्वर पहुंचा है रुपीज में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसने $42 को पार कर दिया। तो सर्वेन जी, सिल्वर सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल रहा है एक्चुअली। नहीं, इस हफ्ते का तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल इस हफ्ते सिल्वर को जाता है, क्योंकि सिल्वर में तकरीबन 4 से 5% की बढ़त रही लास्ट 4-5 सत्रों में। तकरीबन 40-40.5 वाला आपको 42-42.5 ऊपर में कर दिया। तो तकरीबन वही, जैसे मैंने बोला, 4 4.5% का आपको यहाँ पे डेफिनेटली कैचअप मिला है। तो हम लास्ट हफ्ते डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई सिल्वर का कैचअप पेंडिंग है। सिल्वर और क्रूड दो ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो अपने 2008 के हाइस के अभी भी बहुत नीचे चल रहे हैं। मतलब बड़े एसेट क्लासेस की बात कर रहा हूँ, कमोडिटीज में जहां सब लोग, पूरी दुनिया ट्रेड करती है, सारे हेज फंड्स ट्रेड करते हैं, सारे बड़े फंड्स में एक्सपोजर रहता है। तो ये दो एसेट क्लासेस काफी लैग कर रहे हैं। सिल्वर ने कहीं लग रहा है कि वो कैचअप अब कहीं शुरू किया है। गया हफ्ता अगर एकदम क्लियर कट साइन है कि सिल्वर कहीं वो कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कि उसने गोल्ड को लास्ट हफ्ते में 4-5% से आउट परफॉर्म किया है। तो लोग बोलेंगे इसका इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस तरह के ट्रेड्स कर पाए जो हेज फंड्स लॉन्ग ओनली लॉन्ग शॉर्ट वाले करते हैं, तो गए हफ्ते में विद ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, रिस्क कभी जीरो नहीं होता बट ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, अगर आप गोल्ड शॉर्ट रहते थे 4-5 दिन के लिए और सिल्वर लॉन्ग रहते थे, तो गोल्ड तो जहां आपने, और उसके बाद उस ट्रेड को आप अनवाइंड करते थे। पहले आप सिल्वर लॉन्ग करके गोल्ड को शॉर्ट करते थे, रुपी न्यूट्रल डॉलर न्यूट्रल, मतलब दोनों में सेम पोजीशन रहेगी। अगर 50 लाख का शॉर्ट यहाँ है तो 50 लाख का लॉन्ग सिल्वर में है, तो 50 लाख का शॉर्ट आपका गोल्ड है, एंड वाइसा वर्सा। तो आपने पहले वो ट्रेड सिल्वर के फेवर में बिठाना था। आपने सिल्वर लॉन्ग करके अगर गोल्ड गए हफ्ते में शॉर्ट किया होता, रुपी न्यूट्रल, डॉलर न्यूट्रल, करेंसी न्यूट्रल, तो आपके गए हफ्ते में 5% बन जाते। और आप सोचिए कि ग्लोबल हेज फंड्स की बोरोइंग कॉस्ट क्या है, वही 5-6%। तो आपका पूरा साल का पैसा एक ट्रेड ने आपको एक हफ्ते में निकाल के दे दिया। अगर कोई हेज फंड ने किया होगा तो आई थिंक उस फंड मैनेजर के लिए तालियां बज रही होंगी, क्योंकि उसने 5% एक हफ्ते में निकाल दिया विद ऑलमोस्ट जीरो रिस्क। क्योंकि एक एसेट क्लास वो लॉन्ग है, एक वो शॉर्ट है, तो न्यूट्रल है उसकी पोजीशन। विद अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ ट्रेड यू मेक 5%। आई थिंक बहुत फिनोमिनल रिटर्न होता है वो, जो समझते हैं इस बात को। न्यूट्रल ट्रेड में 5% कमाना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
और वो भी एक हफ्ते में बॉस, वो भी एक हफ्ते। हफ्ते में 5% का अब रिटर्न। एनुलाइज और कीजिए इसको, अगर 52 हफ्ते आप ये कर लें, जो कि होगा नहीं है, लेकिन अगर 52 हफ्ते आप खाली एक कल्पना कर लें कि 52 हफ्ते आप 5-5% बना लें, तो आपका पैसा हर साल कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। 250% का रिटर्न हर साल करेक्ट। बनेगा आपका। जी। हाँ, ये बात तो सही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था सिल्वर का, और सिल्वर में बहुत सारे एनालिस्टों की बातें आप सुनेंगे तो ऐसे ही कर रहे हैं कि अभी भी कंपैरेटिवली वो गोल्ड की तुलना में बहुत नीचे है, कैचअप रैली रहेगी। लेकिन एक जगह एक चार्ट ऐसा है जहां पे क्लियर कट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे ब्रेकआउट हो गया है, और रुपया आप जी। देखिए 88 के ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बंद हुआ है। जी। ब्रेकआउट है ये। देखिए, हमने यही फ़िल्टर डाला था नीरज जी, इसमें यही सोचा था कि भाई इसके पहले 2 बार 88 गया, जो कि पहली बार गया फरवरी में, उसके बाद उसने एक दोबारा अटेम्प्ट किया था उसने अगस्त में। अगस्त के आई थिंक फर्स्ट वीक में। तो आई थिंक ये दोनों अटेम्प्ट्स पे इमीडिएटली रिएक्शन आया था, और पहली बार 88 से तो पूरा 84 आया था, और सेकंड टाइम भी तकरीबन 88 से आपको नीचे में 86-87 तक आ गया था। तो लग रहा था कि रिजेक्शन आ जाएगा। मुझे भी तब ऐसा लगा था 2 बार रिजेक्शन आने के बाद 88 से कि भाई शायद 88 पर रिजेक्शन आ गया है, और हमारे इनिशियली टारगेट्स 87 से 91 थे, 87, 88 से 91। तो लोअर रेंज से जब रिएक्शन आ रहे थे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि चलो भाई शायद यहाँ पे अब अटक जाएगा, 88 के ऊपर जाएगा नहीं। बट अब उसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। पहला हफ्ता मैंने जाने दिया, मैंने कहा चलो एक हफ्ता फिल्टर के, जब आप एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट सोच रहे हैं, आपको लगता है 12-18 महीने का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको अगर आप क्वालिफाई करने के लिए, उसमें श्योर होने के लिए अगर आप एक हफ्ता जाने देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो हफ्ता उसने 88 के ऊपर जस्ट 10 पैसा बंद किया, फिर अगला हफ्ता भी उसने 88 के ऊपर बंद किया, और ये हफ्ता भी 88 के ऊपर बंद किया। तो अब तो कोई इसमें शक शुबा रही नहीं कि 88 का लेवल पार हो चुका है। ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि छोटे-मोटे उसमें करेक्शन नहीं आ सकते, बट ये हाई लगाने के बाद उसने क्लियर कर दिया कि अभी 88 पे नहीं रुकने वाला है। 88 जो उसको पहले रोक रहा था, वो उसको अब रोक नहीं पाएगा। तो आई एम, जैसे हमने इसके पहले भी बोला हुआ है कि अब हम वी आर मोर कीन, मुझे हमको हमको ज़्यादा तरफ हमारा रुझान यही है कि ये टुवर्ड्स 91, 92 अब चला जाएगा, 88 इसको अब रोक नहीं पाया है। तो अब जाके अपने लॉजिकल टारगेट पे ऊपर में वो जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, वो तकरीबन 91 के आसपास है, और ऊपर की तरफ जा रही है वो लाइन, तो टाइम लेगा। तो 91, 92 तक जगह है, मुझे लगता है रुपए में, और प्रॉब्ली वो एक ग्लोबल हेडलाइन भी बनेगी कि रुपया 80 के सैकड़े में तो बहुत दिन रहा, 70 से 80 गया तो हेडलाइन बनी, 80 के सैकड़े में बहुत दिन रहा, 1.5-2 साल रहा, इनफैक्ट ज्यादा ही रहा 80 के सैकड़े में, आई थिंक 2 साल, 1.5-2 साल 80 के सैकड़े में रहा है। अब जब सैकड़ा चेंज होगा, 90 के ऊपर जाएगा, तो एक हेडलाइन बनेगी। तो मुझे लगता है कहीं वो यूएसडी आईएनआर की हेडलाइन बनने के दिन आ रहे हैं, 90 के ऊपर एक ग्लोबल हेडलाइन आईएनआर की बन जाएगी। लगता भी है क्योंकि टैरिफ वैरिफ का खेल है इसमें, जी। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये उसके ऊपर आ जाए, और एक बार फिर से आप रुपए को बड़े उस पे देखेंगे। तो सर्वे जी, पांचों चार्ट हम लोगों ने, 6 चार्ट हम लोगों ने देखे। समरी ये कहती है कि अगला हफ्ता आर या पार वाला है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, सारे हफ्ते आर पार के होते हैं, बट आउट ऑफ द 52 वीक्स आपको ये 4-5 या 10 हफ्ते आप पकड़ लीजिए। 52 वीक्स में 10 हफ्ते बहुत रोल डिफाइनिंग होते हैं, और मैं उन हफ्तों में छुट्टियाँ नहीं लेता हूँ। मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर मुझे लगा कि ये हफ्ते रोल डिफाइनिंग है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन हफ्तों में कहीं पे भी आउट ऑफ द सिटी या कहीं छुट्टी लेके नहीं जाऊँ। तो आई थिंक वैसा वाला अगले 1-2 हफ्ते ऐसे लग रहे हैं कि रोल डिफाइनिंग हफ्ते होंगे, और इतिहास में दर्ज होने वाले टाइप के हफ्ते भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रेडर से यही गुजारिश है कि अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेते हैं, तो नेक्स्ट 15 दिन छुट्टी नहीं लें, और स्क्रीन के आसपास रहें। और रुपए की जब हम बात करें तो मेरे ज़हन में बार-बार वो ख्याल तो रहता ही है, बट लोगों के लिए बोल दूँ कि देखिए, रुपया 78-80 वाला आज कहाँ आ गया है? तकरीबन 90 आ गया, और इस पूरे ज़ोन में आप देखिए एक ही किसी की सेलिंग थी, और वो है एफआईआईज़। क्योंकि कहीं तो एफआईआईज़ ने भी ये कॉल लिया होगा। हमने भी ये कॉल लिया था 78 के ब्रेकआउट पे कि भाई अभी 85-87, और 85-87 पे लिया कि नहीं भाई 88 और 91। तो ऐसा कॉल जब किसी बड़े फंड ने भी लिया होगा, तो उसको मालूम है कि रुपए का इन्वेस्टमेंट उसका जो है ना, उसको नुकसान देने वाला है, क्योंकि करेंसी वीक होती जाएगी। तो एफआईआईज़ का मुझे लगता है बेचने का एक बड़ा बड़ा कारण करेंसी भी हो सकती है, और अगर स्मार्ट होंगे और उनको लग रहा होगा कि और ऊपर में जगह है, तो आई थिंक वो अभी भी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिकवाली बहुत चल रही है। और जिस दिन करेंसी उनके फेवर में उनको लगेगी, जहां से उनको लगा कि रुपया स्ट्रांग हो सकता है या रुपए का वीकनेस खत्म हो गया है, उसका एक लो बन गया है विज़ द डॉलर, आई थिंक उस दिन आपको एफआईआईज़ इंडिया में डेफिनेटली लौटते हुए दिखेंगे। कोई भी मुझे लगता है अच्छा ट्रेडर बेचता है तो लेता नहीं है, और लेता है तो बेचता नहीं है।
फॉर बीइंग अ गुड ट्रेडर इन्वेस्टर यू हैव एबल टू डू बोथ। तो दोनों चीज करनी आनी चाहिए। फिलहाल लगता है कि उन लोग को भी ऐसा लग रहा था और लग रहा है आगे, इसीलिए बेच रहे। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बॉन्ड मार्केट है दोस्तों। ये जो इक्विटी मार्केट है तो 10% भी नहीं है। तो मनी फ्लो किधर जा रहा है उसको बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन अगर आप बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आप इक्विटी मार्केट को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा बन रहा है कि नहीं। चार्ट फंडामेंटल और ट्रम्प और मोदी जी क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बन रहा है कि नहीं। तो रुपी डॉलर का मूवमेंट और दुनिया के बॉन्ड मार्केट का मूवमेंट बहुत कठिन है, हालांकि इतना आसान नहीं होता उसको समझना, लेकिन अगर आप उसको समझते हैं तो आप मार्केट के मास्टर बन सकते हैं। कभी किसी दिन इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वेन जी फटाफट शो को रैप करते हैं। 26 मिनट हमने आज लिया, बहुत टाइम पे हमने 6 चार्ट डिस्कस किए। अगला हफ्ता या उसके और एक हफ्ते मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत डिसाइडिंग हो सकते हैं, जैसा सर्वेन जी कह रहे हैं ऐतिहासिक हो सकता है। तो इसी नोट पर खत्म करते हैं और अगला हफ्ता हम लोग नजर बनाएंगे भाई, देखिए क्या होता है, क्योंकि अगले हफ्ते बाद हम लोग उस जंक्शन पहुंचेंगे जहां पे बम्पर शॉपिंग की लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जीएसटी कटेगी। आज आज पता आपको एचयूएल ने इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज ऐड दिया है कि हमारा क्या क्या प्रोडक्ट कितना कितना सस्ता हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि अब ये दबाव है या माल बेचने की जल्दी, आई डोंट नो, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए इस तरीके से माहौल बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट वीक नजर बनी रहेगी। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन चार्ट बनाने और उनको एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप इसी तरीके से बेहतरीन चार्ट मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, वो नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।